विपक्ष के भाइयों के पास और कोई बात कहने की होती नहीं। वो एक ही बात कह देते हैं कि जब इन्होंने कॉलोनी काटनी होती है तो जिले का नाम ले देते हैं। सही मायने में हम कोई कॉलोनी नहीं काटते। ये तो खामखा में एक भरमजाल फैला रखा है। अगर कोई हमारा बच्चे कोई काम करते भी हैं तो काम करना कोई पाप नहीं है, और कॉलोनी भी कोई काटता है तो लाइसेंस से काटता है, बिना लाइसेंस के कॉलोनी नहीं काटते। नहीं, सुनिए, आज हमारा संगठन के नाते जिला बन गया, पुलिस जिला हमारा है, संगठन के नाते जिला बन गया, और बहुत जल्दी ये खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है कि हांसी पूर्णतः जिला बन गया। ये मैं जो कल शाम को ही हमारे हरियाणा के बजट के उपरांत हांसी पहुँचे हैं, और हरियाणा के बजट में एक ऐतिहासिक बजट जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है, 2,05,000 के से भी ऊपर का जो बजट हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो प्रस्तुत किया, उसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु आप लोगों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का काम हमारे यशस्वी विधायक विनोद भ्याना जी आप सबके बीच में करेंगे। मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर पुनः धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे मंडलों के अध्यक्ष 2 ही आ रहे हैं क्या? 2 हैं। हमारे शहरी मंडल के अध्यक्ष भाई तरुण खुराना जी उपस्थित, हमारे अटल मंडल के अध्यक्ष भाई श्याम खांडा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश टकराल जी, पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे अशोक डालिया जी, पूर्व में नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि रहे विनोद सैनी जी, उपस्थित सभी हमारे प्रवीण जी बैठे, सभी पत्रकार भाइयों, जैसा कि अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया और आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में विधानसभा के सत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने वित्त मंत्री के तौर पे बजट पेश किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये आज तक का सबसे बड़ा बजट है। 2,05,000 करोड़ रुपए का बजट जो प्रस्तावित बजट है वो पेश किया गया। और इस बजट में विशेष बात ये है कि सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, हर वर्ग को ध्यान में रख करके कि हरियाणा किस तरह से चहुमुखी विकास करे, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र है, चाहे वो महिलाओं का क्षेत्र है, चाहे खिलाड़ियों का है, युवाओं का है, हर क्षेत्र के लिए बराबर जो जितना बजट जरूरी समझते थे वो बजट रख के हर वर्ग का ध्यान रखा गया कि हर वर्ग कैसे उन्नति की तरफ बढ़े। और सबसे बड़ी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट बनाने से पहले अलग अलग जगह पे जाके विचार विमर्श किया। कहीं किसानों के साथ विचार विमर्श किया, कहीं व्यापारियों के साथ विचार विमर्श किया, कहीं शिक्षकों के साथ बैठ के विचार विमर्श किया, कहीं महिलाओं के साथ बैठ के विचार विमर्श किया। लगभग 1100 लोगों के विचार आए, और उन विचारों को बजट में सम्मिलित करके एक अच्छा बजट देने का प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में किया, जिसके मैं मेन पहलू आपको बताना चाहूँगा। हमारी सरकार ने जो संकल्प लिए थे चुनाव के समय, लगभग 19 संकल्प तो हमने इस बजट से पहले पूरे कर दिए। 90 संकल्प इस बजट में हमने प्रावधान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जो भी हमारे 90 संकल्प हैं उनको इसमें पूरा कर दिया जाएगा। और विशेष बात, जो पहले प्रति व्यक्ति आय औसतन मैं समझता हूँ 1,47,352 रुपये थी, जो बढ़ के प्रति व्यक्ति आए 3,53,182 रुपये। इससे साफ प्रतीत होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। आज अगर मैं किसान की बात करता हूँ तो आज किसान के लिए बहुत फैसिलिटीज़,
किसान के नाम पे राजनीति तो सभी दलों ने की, मगर अगर किसी ने किसान का भला करने का प्रयास किया तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो 24 की 24 फसलें MSP पे खरीद रहा है। इसी तरह भावांतर भरपाई, अगर मंडी में किसान को रेट कम मिलता है और हमारा MSP का ज़्यादा है तो हम उसकी भावांतर की भरपाई देते हैं। मान लो कोई फसल 500 रुपये क्विंटल हमने MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है हमारा, और बाज़ार में उसको 450 रुपये मिला तो 50 रुपये प्रति क्विंटल सरकार उसको देती है। ये बहुत बड़ी बात है और ये हरियाणा में ही है। इसी तरह से मेरा पानी मेरी विरासत, हम देखते हैं कि लगातार धान की फसल बीजने से पानी की बहुत ज़्यादा खपत हो जाती है। हम भविष्य की चिंता करते हैं कि भविष्य में भी पानी चाहिए हमें, इसलिए हमारी सरकार ने ये छूट की थी पहले मनोहर लाल जी की सरकार ने कि अगर कोई धान की जगह कोई वैकल्पिक फसल बीजेगा तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार देगी ताकि पानी की बचत की जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने वित्त मंत्री के तौर पे जो बजट पेश किया उसमें 7,000 रुपये से बढ़ा करके 8,000 रुपये किए हैं ताकि किसान इसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हों और हमारा पानी की बचत हो सके। इसी तरह पराली की, जो पराली का इंतजाम खुद करता है किसान, पहले हमारी सरकार 1,000 रुपये, ये भी हमारी सरकार ने किया था, मनोहर लाल जी की सरकार ने किया था। अब नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने 1,000 रुपये से बढ़ा के 1,200 रुपये कर दिए, इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसी तरह प्राकृतिक खेती, पहले 25,000 तक का लक्ष्य था, 25,000 एकड़ तक हम प्राकृतिक खेती करवाएंगे, अब उसका लक्ष्य 1 लाख एकड़ तक कर दिया। प्राकृतिक खेती के लिए हमें एक देसी गाय जरूर रखनी होती है और वो देसी गाय की हम पहले 25,000 रुपया सब्सिडी देते थे, अब उस 25,000 को बढ़ा के 30,000 रुपये कर दिया। मतलब इसी तरह से देसी सांड में वीर्य की स्पेसिफिकेशन के किसान चाहे बछड़ा ले चाहे वो बछड़ी ले, इस किस्म की एक लाइव तैयार की गई है कि वो उसका वीर्य की छंटनी करके अलग अलग, चाहे कोई किसान बछड़ा लेना चाहेगा तो उसको बछड़ा मिलेगा, जो बछड़ी लेना चाहेगा तो उसको बछड़ी मिलेगी। तो इस प्रकार की एक प्रयोगशाला हिसार में तैयार की गई है जिसे सेक्स सॉर्टेड सीमन, इसको बोलते सेक्स सॉर्टेड सीमन तैयार किया जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो किसान अपनी मर्जी से बछड़ी बछड़ा ले सकेगा, दूसरा जो आज आप देख रहे हैं कि बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और किसान को अगर बछड़ी चाहिए तो बछड़ी लेगा तो बछड़ी का लालन पालन भी करेगा, छोड़ेगा नहीं। अगर उसको बछड़ा चाहिए तो बछड़े का लालन पालन करेगा, उसको आवारा नहीं बनाएगा, उसको बेसहारा नहीं बनाएगा। तो इन सब बातों पे चिंता करते हुए अगर मैं महिलाओं की बात करता हूँ तो महिलाओं के लिए भी कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित योजना अगर कोई महिला करती है तो उसको 1 लाख रुपया बिना ब्याज के उसको लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने परिवार को और सक्षम बना सके और महिला जो सेल्फ स्टैंड हो सके। तो इसी तरह से बहुत सी ऐसी योजनाएं किसानों के लिए विशेष तौर पे, वैसे तो हर वर्ग का, चाहे वो शिक्षा की बात है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात है, चाहे वो रोज़गार संबंधी बात है, तो हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा किसान, क्योंकि हम किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना बड़ा बजट हरियाणा के हितों के लिए चारों ओर से सोच समझ कर, सबसे राय मशवरा करके, सबसे बातचीत करके वो बजट पेश किया। निश्चित तौर पे ये बजट हरियाणा को खुशहाली की तरफ अग्रसर करने वाला बजट है। अगर मैं शिक्षा की बात करता हूँ, आज जैसे कि हम हाँसी की बात कर लें, हमारे एक स्कूल है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल, ये हमारे यहाँ है और इसकी चारों ओर से ये आवाज़ आ रही है कि बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी पढ़ाई है। तो ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौर की और उन्होंने इस बजट में प्रावधान किया कि हर 10 किलोमीटर पे मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त हो।
इसी तरह से स्कूल में कई जगह हम देखें बिल्डिंग कम है। जैसे हमारे यहाँ से की बात कर लें तो हमारे भी 2 पारियों में स्कूल चल रहे हैं, सुबह शाम। इसकी तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है और उन्होंने अनाउंस किया है कि ऐसी जो भी डबल शिफ्ट में स्कूल चल रहे हैं उनको एक सिंगल शिफ्ट में किया जाएगा और वहाँ बिल्डिंग की ज़रूरत है तो सारी बिल्डिंग प्रायोरिटी पे बनाई जाएगी। इसी तरह अगर मैं मेडिकल की बात करता हूँ तो हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, आज लगभग 15 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं या बन रहे हैं। निश्चित तौर पे और भी सरकार की योजना है, जो बाकी ज़िले बचे हैं उनमें भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसी तरह से अगर हम प्रदेश की जीडीपी की बात करते हैं तो ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने और हरियाणा के 50 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने के लिए मिशन हरियाणा 2047 शुरू किया जा चुका है। मतलब हरियाणा में नए से नए रोजगार के अवसर प्राप्त हों और हरियाणा और गति से प्रगति करे, इसके लिए इस बजट में रोज़गार की भी व्यवस्था की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हमारे नौजवानों को मिले। इसी तरह से अगर मैं युवाओं की बात करता हूं तो युवाओं के लिए भी बहुत सा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। लाडो लक्ष्मी योजना, जिसमें चुनाव के समय में हमने एक संकल्प लिया था कि हर महिला को हम 2100 रुपये देंगे। उस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए इस बजट में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पड़ोस की सरकारें अगर आप देखें, अगर हिमाचल की सरकार देखें, आप कर्नाटका की सरकार देखें, ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने वायदे तो किए थे मगर उन्होंने आज तक किसी ने अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया। हरियाणा ने इसको अमली जामा पहनाने का काम किया और 5000 करोड़ रुपए का बजट लाडो लक्ष्मी योजना के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। प्रदेश में बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए जापान सरकार की सहायता से 2736 करोड़ रुपए की लागत से सतत बागवानी प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है। हिसार में अमरूद और सरसा में किन्नू प्रसंस्करण प्लांट, मतलब किसान बागवानी की तरफ बढ़े। हिसार में अमरूद का, जैसे कि आज हिसार के अमरूद की बड़ी चर्चा होती है, तो हिसार में अमरूद और सरसा में किन्नू प्रसंस्करण प्लांट स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। सरसा और भिवानी में एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए इसके अतिरिक्त गुरुग्राम में अत्याधुनिक फूल मंडी, AC फूल मंडी, एयर कंडीशन फूल मंडी गुड़गांव में तैयार की जाएगी, ताकि जो फूलों की खेती करते हैं किसान, इनको भी बढ़ावा मिल सके। इसी तरह से मैं कहता हूं कि कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया उसी दिन कल्पना चावला का जन्मदिन भी था, तो उनके कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। 1 लाख वार्षिक तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सीखते हुए कमाए मॉडल लागू किया जाएगा कि बच्चा पढ़े भी सही और साथ के साथ कमाए भी सही। इस तरह से अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि मैं कह रहा था कि स्वास्थ्य की तरफ भी पूरा ध्यान दिया गया है। प्रदेश में पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल और महेंद्रगढ़ के जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नू समेत कुल 9 आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे, बच्चों के लिए, माताओं के लिए। मतलब इसी तरह से रेवाड़ी और जींद में आयुष हर्बल पार्क, ताकि जिससे पारंपरिक चिकित्सा और प्राकृतिक उपचार हो सके। इसके साथ ही प्रदेश में MBBS की सीटें जो 2185 से बढ़ाकर 2485 किया गया। MBBS आप समझते हैं कि डॉक्टरों की कमी है आज के दिन, तो हमारी सरकार ने इस ओर भी विशेष ध्यान दिया है। 2185 सीटें थी हमारे यहाँ, अब इनको 2488 सीटें किया गया है। सबके लिए आवास हमारी सरकार की योजना है कि सबको आवास मिले, उसके लिए भी हमने बजट में पूरा ध्यान रखा है। तो मैं समझता हूँ ये कुल मिला के एक बजट एक ऐसा बजट है
जो प्रदेश को निश्चित तौर पे प्रगति के पथ पर ले जाएगा। प्रदेश खुशहाल होगा। आज आप देख रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछ गया। कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है जो 4 लेन से या नेशनल हाईवे से टच ना हो। हर ज़िला नेशनल हाईवे से टच है। हम अगर चंडीगढ़ जाते थे तो हमें वो दिन भी याद है कि 5-5 घंटे लगते थे। आज 3 सवा 3 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। 2 घंटे में हम दिल्ली को टच कर लेते हैं। तो हमारी सड़क की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। अगर मैं बात करता हूँ खिलाड़ियों के विकास की, खिलाड़ियों ने भी नए आयाम छुए। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ऐसा इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे उभरते हुए खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण मिल सके। मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा खिलाड़ी बीमा योजना की जाएगी, जिससे तहत खिलाड़ियों को 20 लाख तक का मेडिकल कवरेज मिलेगा। ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को अपने गृह जिले में खेल अकादमी खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा, ताकि खेलों को प्रोत्साहन मिल सके। हरियाणा सरकार की संस्कृति, विरासत, धर्म और जनसंपर्क को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम थी, उनके बुजुर्गों को पहले अयोध्या लेकर के गए। उसके बाद महाकुंभ, प्रयागराज का स्नान करवाया। मतलब वो उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई जो लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे कि तुम अयोध्या जाके भगवान राम के दर्शन कर पाओगे या तुम महाकुंभ भी का भी स्नान कर पाओगे। हमारी सरकार की विशेष योजना जो है अंत्योदय, अंत्योदय का विज़न है कि जो गरीब से गरीब आदमी है उसको भी हर सुविधा का फ़ायदा मिले, और ये सारी व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसी तरह में, क्योंकि आप सारे मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाएगी। ये आपके लिए भी खुशी की बात है। सिर्फ एक्रेडिटेड हो उनको मिलेगी। तो एफिलेट, आप एफिलेटेड हो ना? एक्रेडिटेड, हाँ, एक्रेडिटेड, लेकिन सब होने चाहिए। चलो वो उसको वो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरी करें, वो भी हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बेनिफिट लेना है तो हाँ, होना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह से साथ ही तीज, त्योहार, मेले और उत्सवों पर जन भागीदारी के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। अगर आप देखें कुल मिला के ये बजट आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग को ध्यान में रख करके सबकी उन्नति हो, हरियाणा आगे बढ़े। 2047 तक का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि विकसित भारत होना चाहिए, उसी तरह से 2047 तक हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। और निश्चित तौर पे ये बजट हरियाणा की खुशहाली के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। विधायकों का कोटा भी बढ़ा लिया, आपका भी कोटा बढ़ा लिया, विधायकों के लिए ग्रांट फिक्स कर। ऐसा है, देखिए हमारी सरकार की पॉलिसी देखिए, आज तक क्या होता आया है कि पक्षपात होते रहे, इलाकावाद होता रहा है, जातिवाद होता रहा है, भाई भतीजावाद होता रहा है। चाहे पहले मनोहर लाल जी थे और अब नायब सिंह सैनी जी, उसी रास्ते पे चल के सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के तहत आज आइए पूरे हरियाणा में अशोक जी समान रूप से विकास करवाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। 5 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की है। चाहे कोई किसी पार्टी का विधायक है, 5 करोड़ रुपए तक के अपने काम बता दे, वो काम तो हांसी में भी होंगे और वो काम नारनौंद में भी होंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ कांग्रेस का विधायक है और यहाँ बीजेपी का विधायक है। 5 करोड़ रुपए के काम की तो मुझे छूट दी गई है कि आप अपने 5 करोड़ की लिस्ट दे दीजिए, और 5 करोड़ रुपए की नारनौंद के यानी कि कांग्रेस के विधायक को भी छूट दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। सबका साथ सबका विकास, इस नारे के तहत 90 के 90 विधायकों को 5-5 करोड़, 90 विधायकों में से आप मंत्री छोड़ दो, मंत्रियों को भी है 5-5 करोड़ रुपए उनको भी दिए कि आप अपने इलाके के विकास की लिस्ट दे दीजिए। हर
क्षेत्र में 5-5 करोड़ रुपये के काम करवाए जाएंगे। ये जो आप कह रहे थे कि विधायकों का भी कोटा बढ़ा दिया गया, विधायकों का कोटा यही रखा गया कि आप अपनी लिस्ट दीजिए और आपके काम हो जाएंगे। जब भी आपने कहा सरकार जो कहती है वो करती है, वो सैनी साहब को याद दिला देते हैं। उन्होंने कहा था भी 8 तारीख के बाद में डीसी बैठेंगे, साहब में भूल गए वो। नहीं, भूले नहीं हैं, व्यवस्थाएं होती हैं कई दफ़ा। अब मैं ये कह दूं आपको कि बहुत जल्दी जिला बढ़ने वाला है, तो यहाँ हमारे विपक्ष सुन के लोग जो है नहीं, आप सुनिए, नहीं सुनिए। आज हमारा संगठन के नाते जिला बन गया, पुलिस जिला हमारा है, संगठन के नाते जिला बन गया, और बहुत जल्दी ये खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है कि हांसी पूर्णतः जिला बन गया। ये मैं इसलिए ज़्यादा लंबी बात नहीं कहता क्योंकि हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। हमारे विपक्ष के भाइयों के पास और कोई बात कहने की होती नहीं, वो एक ही बात कह देते हैं कि जब इन्होंने कॉलोनी काटनी होती तो जिले का नाम ले देते हैं। सही मायने में हम कोई कॉलोनी नहीं काटते, ये तो खामखा में एक भरम जाल फैला रखा है। अगर कोई हमारा बच्चे कोई काम करते भी हैं तो काम करना कोई पाप नहीं है, और कॉलोनी भी कोई काटता है तो लाइसेंस से काटता है, बिना लाइसेंस के कॉलोनी नहीं काटते। और वो किसी को भी छूट है, वो विपक्ष के साथी भी काट सकते हैं, मगर उनके पेट में दर्द क्यों होता है पता नहीं। मगर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ यहाँ बैठ करके, मैं आपको ये बता दूँ, उसमें व्यवस्थाएं तो करनी पड़ती हैं। आप ऐसे ही, आप तो यूँ थोड़ी है कि आपने कह दिया डीसी बैठा हूँ तो डीसी बैठ जाऊँगा, डीसी बैठ जाएगा। आप याद करें, हमारी सरकार ने कहा था कि हम पेंशन 1000 रुपये से कितने 3000 करेंगे, मगर 3000 की 5 साल में की ना 3000, 5 साल में हमारी जो प्लानिंग होती है 3-5 साल की होती है। मतलब जिला भी सरकार के मतलब जाते जाते तक बन सकता है, जिला जाते जाते नहीं, इसी वर्ष बनेगा। और अब मैं अगली डेट में निश्चित नहीं करता, बहुत जल्दी बनेगा। और परिसीमन वाला कोई फैक्टर नहीं, अभी तक परिसीमन वाला कोई फैक्टर नहीं है। और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि जिले बढ़ने की लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी दिन भी अनाउंस कर सकते हैं। अच्छा, सरकार में जो है ये परिसीमन भी दोबारा से होगा, डिलिमिटेशन होगा, तो उसमें फिर आपने तय कर लिया मतलब क्या क्या चीज़ें निकालनी, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी? देखो जी, मेरे को तो इसी हल्के ने 3 बार विधायक बना दिया, तो मेरे को तो सारे प्यार करते हैं, जो आ जाए वो सारे सही है। मैं तो कहता हूँ यूँ का यूँ रहे तो बीजेपी चाहती तो है ना थोड़ा फुल प्रूफ हो जाए मामला। फुल प्रूफ तो है ही, आप देख नहीं रहे। 2014 में सरकार आई थी, उसके बाद बढ़ी रही है, घटी तो है नहीं। अब देखें ना, हम 47 विधायकों के साथ आए, 47 से 40 हुए, 40 से 48 हो गए, मतलब आगे आगे बढ़ेगी घटेगी नहीं। ये तो पक्की है कि बीजेपी तो बुलेट प्रूफ है, बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, विधानसभा में मैडम साहब बीजेपी के विधायक कहते हैं कि भाई ये विधायक जो है 10 किलो के ऊपर पी गए, तो दूसरे विधायक कहते भाई इनसे भ्रष्ट आदमी नहीं है, दोनों ही बीजेपी के। ये बड़ी खेदजनक बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो एक जल्दबाजी में निकले हुए शब्द थे, जिसकी उन्होंने बाद में सॉरी भी फील करी कि मेरे मुंह से। गोबर की जल्दबाजी तो हो सकती है मैडम साहब, लेकिन ये कहें कि मेरे रिश्तेदार से 10 लाख रुपए ले गई ये मंत्री जी, तो ये तो एक गंभीर विषय है। देखिए, जब एक आदमी कोई किसी पर आरोप लगाता है तो आरोप प्रत्यारोप लगना स्वाभाविक है। तो उन्होंने गोबर का आरोप लगा दिया, उन्होंने पैसे का आरोप लगा दिया। ना वो गोबर वाला आरोप सच्चा था, ना वो पैसे वाला आरोप सच्चा था। वो तो एक किस्म के गुस्से में आके कोई कुछ भी बोल जाए, बाकी कोई उसमें कोई दम नहीं था, किसी बात में भी कोई दम नहीं। विधायक जी, शहर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का बजट में प्रावधान है। हाँ है। हांसी में भी वो अवेलेबल हो सकती है। मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी कि हमारे शहर में भी, हर शहर में वो है, मगर सबसे पहले इसके लिए जगह देखी जाएगी। जहाँ जगह अवेलेबल होएगी सबसे पहले वहाँ बनाएंगे। क्योंकि हांसी में भी पार्किंग को लेकर अभी 2 दिन पहले ही एसडीएम का और एक गाड़ी चालक का विवाद हुआ है, तो आपको लगता नहीं कि हांसी को जरूरत है पार्किंग की? मुकेश जी, हर शहर को ज़रूरत है, हांसी को भी ज़रूरत है, मैं हांसी से भी डिनाई नहीं कर रहा। मगर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले जगह की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम जगह का इंतजाम करेंगे, और ऐसे में आपसे भी सुझाव मांगूंगा, शहर के लोगों से भी सुझाव मांगूंगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां हम ये मल्टी लेवल पार्किंग बना सकें। आम की झील की जो दुर्दशा है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं, उसका ध्यान चला गया, उसका एस्टीमेट बनवा रहे हैं जल्दी, और अब के जो बजट आएगा उसमें उसका पैसा ले लेंगे। अतिक्रमण और सफाई 2 बड़े मुद्दे हैं मैडम साहब शहर के, ये हल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप तीसरी बार आगे नहीं, तो इस पर कोई गंभीरता से कोई बातचीत होनी चाहिए। मैं कल चंडीगढ़ से आ रहा था, मैं बाकायदा इन बातों पे विशेष फोकस रखता हूँ सर्वेश जी, और मैंने कल भी रास्ते में आते आते एसडीएम से बात की है, एसडीएम साहब से, और मैंने उनको कहा है कि ये सफाई की तरफ से मेरी संतुष्टि नहीं हो रही।
तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, बैठ के इसके विषय इस पे गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा। तो आज क्योंकि छुट्टी थी, एसडीएम साहब आज भी आए हुए हैं, अगर आज मुझे समय मिला तो मैं बुला करके ईओ वगैरह से बात करके, क्योंकि मैंने पिछले उनको वार्निंग दी थी कि अगर 1 हफ्ते में या 2 दिन का टाइम दिया था शायद, कि नहीं होएगी तो फिर इसका हम कोई ना कोई अल्टरनेट सोचेंगे। मैं आज आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि इसके बारे में हम बहुत जल्दी कोई ऐसा फैसला लेने वाले हैं कि जिससे जो सफाई के ठेकेदार हैं या हमारे कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ेगा जो हम फैसला लेंगे। और हमारा प्रयास है कि ये सफाई जो शहर में गंदगी है इससे छुटकारा दिलवाया जाए। पंकज नैन जब आईपीएस थे, जब यहाँ पे आए थे वो शुरू में, तो उन्होंने क्रेन चला दी थी यहाँ पे कि जो गलत पार्क करते हैं उनको गाड़ी उठाती थी, लोग डर के मारी करते नहीं थे खड़ी, और अतिक्रमण भी हट गया था। तो बगैर डर के होता नहीं, हिसार में भी ऐसा ही है, क्रेन घूमती है, लोग खड़े नहीं करते गाड़ियाँ कहीं। हांसी में व्यवस्था नहीं है, जिला पुलिस का बन गया, पुलिस भी आ गई यहाँ पे, लेकिन पुलिस कर क्या रही है? 5 चौराहे हैं वो काबू नहीं आते उनके। देखिए सर्वेश जी, हर चीज़ को दुरुस्त करने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए समय की ज़रूरत तो पड़ती है, समय तो चाहिए। और अभी हमारी तीसरी पारी शुरू हुई है। इस तीसरी पारी में क्योंकि लोगों को उम्मीदें हैं आपसे, हमने इस तीसरी पारी में बहुत से सटीक निर्णय लेने की हमने सोच रखी है, मगर एकदम भी ज़्यादा सख्ती अच्छी नहीं होती। तो मैं तो बार बार अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी बार बार वार्निंग भी दे रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि इसमें आम आदमी का भी सहयोग बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी ही इस बात को सिरे नहीं चढ़ा सकते। जब तक मैं आज सुबह निकला, जब या शाम को निकला था, तो हमने एक ग्रीन बेल्ट बनाई है, ये जो ऑटो मार्केट है पहले वाली अम्बेडकर चौक के पास। तो वो पत्थर वत्थर लगा है, बड़ा अच्छा पत्थर लगा हुआ है, अच्छा लगता है। उसके ऊपर मैंने देखा सारे के सारे पोस्टर चेप रखे हैं। मैं कहा जी शहर का भविष्य क्या होगा जब तक आम जन सहयोग नहीं करेगा। सर्वेश जी, मेरी तो आपके माध्यम से पूरी जनता से हाथ जोड़ के अपील है, ये शहर हमारा है, इस शहर को सुंदर हमने बनाना है। अगर हम कितना ही प्रयास कर ले, सरकार कितना ही प्रयास कर ले, अगर आम आदमी सहयोग नहीं करेगा तो इस शहर सुंदर नहीं बन सकता। बजट के दौरान ही जो है ना, सीएम साहब ने एक बात और कही थी कि हर शहर में एक बाजार को विशेष तौर पे सजाया जाएगा। तो उसमें हंसी भी आता है, उसमें हंसी भी आएगा, पूरा हरियाणा आएगा। कोई चिन्हित किया है या कोई ऐसा दिमाग? नहीं, अभी तो बजट से रात को ही तो आया हूँ मैं, उसके बाद आप लोगों से विचार विमर्श करके करेंगे। हर एक गाँव की एक गली और शहर का एक 3 किलोमीटर का एरिया